यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर SM16 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर SM16 में मैंने आपको एक फ्रेम बना करके दिया था कि सिंक्रोनस मशीन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। ओके, और अभी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। सबसे पहला तो था आपका आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है सिंक्रोनस मशीन के अंदर, और दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, या फिर कहिए सिंक्रोनस मशीन के लिए सीधे सीधे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ बिकॉज इसको मैं चैनल पे अपलोड करूँगा ताकि जिन्हें भी यहाँ पे लीकेज फ्लक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। देखिए, मैंने आपको बताया था भाई, जैसे अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वाइंडिंग यूज़ होता है। एक तो आपका ये प्राइमरी साइड है, ये दूसरा आपका सेकेंडरी साइड है, राइट। अब देखिए, क्योंकि आपने यहाँ पे ये वाइंडिंग लपेटा हुआ है तो वायर के चलते कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, तो हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे मैंने लीकेज फ्लक्स को दिखाया। जैसे देखिए, आप इधर से जो भी करंट देंगे वो तो आपका टाइम वेरिंग होगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यानी आप कहेंगे आई एम साइन ओमेगा टी, इस तरीके का मैंने साइनोसोडियल करंट एक तरीके से इसमें एज अ एक्साइटेशन दिया, राइट। तो सीधी सी बात है, इस तरीके का करंट क्या जनरेट करता है आपका एक तरीके से टाइम वेरिंग फ्लक्स, यानी जो फ्लक्स सेटअप होगा आपका डी फाई बाई डी टी नेचर का होगा। फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो सीधे सीधे आपका क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू एम एम एफ डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस, ठीक है। तो एम एम एफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एन इंटू आई। तो आई यहाँ पे क्या है, टाइम वेरिंग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई टी लिखा है ब्रैकेट में। और ये जो टाइम वेरिंग करंट है ये आई एम साइन ओमेगा टी है, तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो एन वैसे का वैसे रहेगा, करंट की जगह आपका आई एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस। अब आपको पता है साइन के आगे में जो भी आपका ये पैरामीटर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे हम लोग फाई एम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फाई एम क्या है मेरा, फाई एम है एन इंटू आई एम डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अब देख रहे हैं फ्लक्स भी मेरा क्या एक तरीके से टाइम वेरिंग है। मतलब यहाँ से अगर हम लोगों ने साइनोसोडियल एक्साइटेशन दिया तो सीधी सी बात है, कॉइल के अंदर करंट आया और करंट जहाँ पे होता है वहाँ पे फ्लक्स बनेगा, लेकिन जो फ्लक्स होगा वो कैसे नेचर का होगा, ये डी फाई बाई डी टी नेचर का होगा, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपने कोर प्रोवाइड किया है, इस कोर का काम क्या है, क्योंकि ये एक तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है भाई, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो परमेबिलिटी है ये काफ़ी हाई होता है, ठीक है। परमेबिलिटी काफ़ी हाई होने के चलते आप कहेंगे सीधी सीधी इसका जो रिलेक्टेंस होता है बहुत ही लो होता है। अब रिलेक्टेंस लो है इसका मतलब क्या, जैसे मान लेते हो जो आपका डी फाई बाई डी टी नेचर का जो फ्लक्स बना है ये अपने आप में मान लेते हैं 100% है, राइट। तो 100% का 100% में से मान लेते हैं 90% जो फ्लक्स है ना इस कोर से होते हुए, जैसे अगर मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखाऊं कॉइल के अंदर तो इस तरीके से जा रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ कीजिएगा तो ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ये आपका अंगूठा ऊपर बताएगा, ठीक है। यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकलते हुए ऐसे जाते हुए इधर जा रहा है, ठीक है। यानी ये कहेंगे कि 90% जो है सेकेंडरी के साथ लिंक कर गया है, ठीक है। यानी 90% जो मेरा फ्लक्स है यहाँ पे यूजफुल फ्लक्स है, एक तरीके से सेकेंडरी तक वो पहुँच गया है। लेकिन जो 10% फ्लक्स है, फिर कहिए 5% जो फ्लक्स है वो नहीं पहुंच पाता है, वो अपना एक तरीके से ट्रैक चेंज कर लेता है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में लीकेज फ्लक्स को ये मान के दिखाते हैं भाई कि हम लोग का इस कॉइल के अंदर जो भी मेन मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है डी फाई बाई डी टी नेचर का, उसमें से ये कोर वाला पाथ ना फॉलो करके ये क्या हो गया, इस तरीके इस कोर से निकलते हुए एयर को इसने अपना रास्ता बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स, ओके, ठीक है। और इस लीकेज फ्लक्स को फिर हम लोग यहाँ पे एक रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है कि लीकेज फ्लक्स को हम लोग रिएक्टेंस से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज किसी भी डिवाइस को, फिर चाहे ट्रांसफार्मर हो या फिर इसको ऐसे समझिए डीसी मशीन हो, डीसी मशीन में डीसी मोटर हो या फिर डीसी जनरेटर हो, एसी मशीन में आपका स्टैटिक मशीन हो जैसे ट्रांसफार्मर हो, या फिर कहीं रोटेटिंग मशीन हो, फिर चाहे इंडक्शन मशीन या फिर इंडक्शन जनरेटर हो, ठीक है। किसी भी डिवाइस को अगर आपको स्टडी करना है कॉपी पेन पे, तो अभी जैसे इस यहीं पे देखिए ना, अगर ऐसे डायग्राम में अगर आपको कोई बोले ट्रांसफार्मर को स्टडी करना है तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें देखिए दो वाइंडिंग बना है, नहीं दो नेटवर्क बन रहा है। एक तो आपका ये प्राइमरी वाला पूरा पूरा नेटवर्क हो गया अपने आप में, और दूसरा आपका इधर सेकेंडरी में नेटवर्क बन गया। बताइए दो नेटवर्क को एक कोर पे डाल करके एनालाइज करना हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है, बोलिए। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग इस पूरे ट्रांसफार्मर को एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में एक तरीके से
शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया, इधर रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया प्राइमरी के चलते, इधर आपने कोर को भी दिखा दिया। कोर को ऐसे क्यों दिखाते हैं, सब आपको पेड क्लासेस में बताया हुआ है। और जो सेकेंडरी साइड का डाटा था उसको भी आपने क्या कर दिया है, प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर दिया है, राइट। और ये पूरा पूरा जो आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, ये क्या बन गया, बहुत ही एक सिंपल सा नेटवर्क बन चुका है, ठीक है। यानी हम लोगों ने इस कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस को नेटवर्क थ्योरी का सहारा लेकर के सीधे सीधे क्या कर दिया, एक छोटा सा सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से हम लोग को किसी भी एप्लियंस को या फिर कहीं किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को समझने में काफ़ी हेल्प मिलता है। फिर कहीं ये बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी डिवाइस के परफॉर्मेंस को समझना है, फिर कहीं उसके अंदर में क्या हो रहा है उसको समझना, राइट। अब इसी तरीके से हम लोगों ने डीसी जनरेटर पढ़ा था, तो डीसी जनरेटर हो गया, फिर डीसी मोटर हो गया, उसमें भी आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ही तो बना रहे थे। ये आपका आर्मेचर हो गया, ब्रश लगा हुआ है, वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस आया, ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस है, राइट। ये सब क्या है, ये सब आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ही तो है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग सिंक्रोनस मशीन में भी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग सिंक्रोनस मशीन को काफ़ी ईजी वे में समझ सकें। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट इस पे नहीं आएंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को पीछे से बैकअप बनाते हुए चलना होगा। तो अभी कल मैंने आपको बताया था भाई कि जैसे हम लोग डीसी जनरेटर का वहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे कि डीसी जनरेटर में आपका जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है आर्मेचर के अंदर, वो पूरा का पूरा टर्मिनल पे नहीं मिलेगा। इस जनरेटेड ईएमएफ के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। जैसे आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस के चलते ड्रॉप होगा, आर्मेचर रिएक्शन के चलते ओवरऑल फ्लक्स घट रहा है, तो सीधी सी बात है फ्लक्स घट गया तो सीधी सी बात है ईजी भी आपका ड्रॉप होगा, यानी आर्मेचर रिएक्शन के चलते भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। आगे में फिर आपका ब्रश लगा हुआ है, तो ब्रश कॉन्टेक्ट पे आपका वो कार्बन का बना, तो वहाँ पे भी 2 वोल्ट या फिर कहीं 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि डीसी जनरेटर में आपका जो भी जनरेटेड ईएमएफ है वो डायरेक्ट एक तरीके से टर्मिनल वोल्टेज पे नहीं मिलता है, उसमें आपका कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सिंक्रोनस जनरेटर में भी या फिर कहीं अल्टरनेटर में भी आपका जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मशीन के अंदर, वो डायरेक्ट आपको एज अ टर्मिनल वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसके अंदर भी क्या होगा, इंटरनल ड्रॉप्स होते हैं। क्या क्या ड्रॉप्स होंगे, तो सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन के चलते ड्रॉप होगा, कॉइल का जो आपका रेजिस्टेंस है उसके चलते ड्रॉप होगा। तो कल हम लोगों ने जस्ट कवर किया था कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, फिर चाहे स्टार कनेक्टेड हो या फिर डेल्टा कनेक्टेड हो, ठीक है। और अभी हम लोग का सेकंड केस था कि ये आपका जो इंडक्टेंस लिखा हुआ है ना, सेल्फ इंडक्टेंस, ये कुछ नहीं आपका लीकेज फ्लक्स के कारण बताता है, यानी लीकेज फ्लक्स के चलते भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। और लीकेज फ्लक्स ना बोल करके हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के रूप में दिखाते हैं, ठीक ना भाई। और ये आपका एक स्पेशल केस बनता है साइलेंट पोल रोटर के केस में, यहाँ पे भी आपका क्या है, एक तरीके से वोल्टेज घटता है, तो इसको हम लोग सेपरेट करके समझेंगे। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे भाई इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए क्वेश्चन यही है, कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स इन एसी मशीन, क्योंकि हमेशा जो आपका लीकेज फ्लक्स होगा कहाँ आएगा, एसी मशीन के लिए ही आएगा। क्योंकि लीकेज फ्लक्स को क्या करते हैं हम लोग, एक तरीके से ऐसा रिएक्टेंस के रूप में दिखा रहे हैं, तो एसी मशीन में ना रिएक्टेंस आता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो लीकेज फ्लक्स होता है किसी भी एसी मशीन में, उसको हम लोग एक तरीके से लीकेज रिएक्टेंस के रूप में ही क्यों दिखाते हैं, मतलब इसको हम लोग एक्सेल के रूप में ही क्यों दिखाते हैं, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका पूरा पूरा लीकेज फ्लक्स दिखाया गया। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा रोटेटिंग मशीन में समझते हैं कि अगर मेरे को रोटेटिंग मशीन में लीकेज फ्लक्स को एक तरीके से समझना हो या फिर समझाना हो किसी को, तो वहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे। सबसे पहले एक मैं नया फोटो डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये मान लेते हैं आपका स्टेटर, ठीक है। राइट। और इसमें हम लोग एक रोटर दिखा देते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आपका रोटर। अभी मान लेते हैं भाई ये 2 पोल का मशीन है और यहाँ पे हम लोग फुल पिच वाइंडिंग करेंगे और सिंगल फेज रहने देते हैं, ठीक है। और 2 पोल है, इसका मतलब क्या, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होगा किसके, थीटा मैकेनिकल के। और आपको पता है 2 पोल में क्या होगा आपका, मतलब ये कॉन्सेप्ट है भाई, दोनों बराबर होता है, ओके। अब समझिए
मान लेते हैं अभी मैं स्टेटर में एक तरीके से वाइंडिंग कर रहा हूँ और इसको मैं सिंगल फेज रख रहा हूँ ताकि इजी रहे। मान लेते हैं एक स्लॉट मैंने यहाँ पे बनाया, तो सीधी सी बात है दूसरा स्लॉट में कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना। क्यों? क्योंकि 2 पोल लिए है तो 2 पोल में क्या होगा आपका, और फुल पिच कॉइल है। फुल पिच कॉइल करने का मतलब क्या है, ये मान लेते मेरे पास एक कॉइल है, राइट, और ये 1000 टर्न लपेटा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो आपका इस तरीके का कॉइल समझिए, ये आपका ए है और ये आपका ए डैश है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए फुल पिच के लिए, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। और क्योंकि ये आपका 2 पोल मशीन है तो जितना आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा उतना ही आपका मैकेनिकल डिग्री होगा, ठीक है। तो इधर मैंने ए डाल दिया तो यहाँ पे आपका ए डैश हो जाएगा, राइट। मान लेते हैं इसमें क्रॉस है, इसमें मान लेते हैं डॉट है, मतलब इसमें मैंने एक्साइटेशन दी, मतलब करंट दे रखा है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे भाई जो आपका फ्लक्स बनेगा ना, ये फ्लक्स कुछ इस तरीके से बनता है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए ये आपका फ्लक्स भाई कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से स्टेटर से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हमेशा ये लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है। और क्योंकि ये आपका क्रॉस है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ओके। और यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे भी आपका फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरीके का, और ये एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग तरीके से दिखा देते हैं, राइट। इसको और थोड़ा हम लोग बड़ा दिखा देते हैं। तो ओवरऑल अब देखें अगर, तो यहाँ पे भाई हो क्या रहा है, ये आपका रोटर है, ठीक है, और ये आपका स्टेटर। तो इनके बीच में जो एक गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर गैप बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे मान लेते हैं भाई, जो भी हम लोगों ने इस कॉइल के अंदर एक्साइटेशन दिया, जो भी हम लोगों ने करंट दिया, मान लेते एसी करंट दिया मैंने, तो सीधी सी बात है d∅dt नेचर का फ्लक्स सेटअप हो रहा होगा, राइट। और जो भी फ्लक्स सेटअप हो रहा होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो 100% में से अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये स्टेटर से निकल रहा है, एयर गैप से होते हुए फिर से ये वापस आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से भी स्टेटर से निकला, एयर गैप से होते हुए फिर वापस आ गया, ठीक है। उसका इसको देखिए ये आपका हल्का सा रोटर के साथ लिंक किया है। इसका मतलब क्या है कि 100% फ्लक्स में से, टोटल मेरा 100% था, तो 100% में से मान लेते हैं मेरा यहाँ पे एक तरीके से 80% जो है रोटर के साथ एक तरीके से लिंक कर रहा है, मतलब रोटर तक वो पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पे 20% जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना, वो क्या होता है, स्टेटर से निकल करके आपका एयर गैप से होकर के मतलब रोटर तक वो पहुँच ही नहीं पाता है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टेटर से निकल करके रोटर तक नहीं पहुंच पाता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि वो मेरा क्या है, एक तरीके से लीकेज फ्लक्स है, ओके। तो यहाँ पे भी इस लीकेज फ्लक्स को हम लोग किसके रूप में दिखाते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा दिखाते हैं, तो अब समझते हैं हम इसको। सबसे पहले देखिए, जो भी आपने एक्साइटेशन दिया, फिर चाहे आपका रोटेटिंग मशीन हो, रोटेटिंग मशीन कहने मतलब सिंक्रोनस मशीन, या फिर इंडक्शन मशीन, या फिर कोई ट्रांसफार्मर हो, तो सीधी सी बात है आपने यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप किया कैसा है, d∅dt नेचर, यानी एसी एक्साइटेशन दे करके किया है, ठीक है। तो आपको पता है भाई कि जहाँ पे भी आपका ये d∅dt नेचर का फ्लक्स होता है, ये क्या करता है, EMF इंड्यूस्ड करता है, ठीक है। अब समझिए ये जो आपका d∅dt नेचर था ये 100% था अपने आप में, तो मैंने बोला कि इसको हम लोग ने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। एक पार्ट मान लेते हैं आपका 80% है, जो कि आपका क्या है, ये यूजफुल फ्लक्स है। यूजफुल फ्लक्स कहने का मतलब क्या, आपका ये स्टेटर से निकलकर रोटर तक लिंक कर चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा एक तरीके से, ये तो आपका एक तरीके से पूरा एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अगर ये मोटर है तो मोटर क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेगा। मतलब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, फिर ये फ्लक्स होता है, वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट करता है भाई, ताकि आपका एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ये तो मेरा यूजफुल फ्लक्स है, इसमें अभी हम लोग को फोकस करना ही नहीं है। अब जो आपका 20% रिमेनिंग फ्लक्स था, जिसको हम यहाँ पे लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं, तो इस लीकेज फ्लक्स के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 20% फ्लक्स है ये इसी का हिस्सा है, यानी ये भी कैसा होगा, d∅dt नेचर का ही होगा, राइट। तो समझिए अगर ये d∅dt नेचर का है तो सीधी सी बात है इसके चलते भी क्या होगा, एक EMF बनेगा, राइट, EMF इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अब समझिए, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन छुपा हुआ है। केस 1 में मैं मान के चल रहा हूँ भाई कि यहाँ पे जो भी मेरा 100% फ्लक्स था, ये पूरा इमेजिन कीजिए कि आइडियल केस लेकर के चल रहा हूँ। आइडियल केस कहने का मतलब क्या, पूरा ये क्या है, एक तरीके से लिंक कर रहा है, मतलब स्टेटर से निकल करके आपके रोटर में लिंक कर जा रहा है। फिर ट्रांसफार्मर के केस में कहेंगे कि प्राइमरी से निकल करके पूरा सेकेंडरी में पहुंच जा रहा है, ठीक है। यानी ये पूरा एक तरीके से क्या हो गया, यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका फ्लक्स एक तरीके से
पूरा पूरा यूज हो रहा है डी5/dt नेचर के चलते, जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे, ये मान लेते हैं आपका यहाँ पे 200 वोल्ट बना, ठीक है, राइट, फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में अगर हम लोग देखें तो सेकंड केस में भाई हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80% जो है मेरा यहाँ पे लिंक किया है, यानी यूजफुल फ्लक्स है, बाकी का जो रिमेनिंग 20% है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये लीकेज फ्लक्स है, यानी ये एक तरीके से कहिए हमारा ये वेस्ट हो गया। आप समझिए, ये 20% फ्लक्स से चलते डी5/dt नेचर है, ठीक है, यानी इस तरीके का नेचर है लीकेज फ्लक्स का, तो सीधी सी बात है इसके चलते भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो 20% लीकेज फ्लक्स के चलते मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ भाई, ये मान लेते हैं मेरा 30 वोल्ट हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि केस 2 में अगर हम लोग यूजफुल फ्लक्स के सहारे देखें कि यूजफुल फ्लक्स मेरा कितना था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 80%, तो 80% के हिसाब से कितना वोल्टेज यहाँ पे जनरेट करेगा, क्योंकि 80% अपने में कैसा डी5/dt नेचर का है, तो इस 80% यानी यूजफुल फ्लक्स के चलते जो आपका वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा बताइए। केस 1 में जो हम लोग लेके चलते हैं 100%, तो 100% चलते 200 वोल्ट एक तरीके से बन रहा था, ठीक है, यानी पूरा पूरा फ्लक्स एक तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे उस केस में। लेकिन सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, 100% फ्लक्स को दो पार्ट में तोड़ा, एक तो यूजफुल फ्लक्स में जो कि 80% है, और एक आपका लीकेज फ्लक्स में जो कि 20% है। तो बताइए, अगर लीकेज फ्लक्स से चलते आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ 30 वोल्ट, तो जो यूजफुल फ्लक्स है उससे चलते कितना वोल्टेज बना होगा, 170 वोल्ट बना होगा कि नहीं बना होगा, बोलिए। तो ये जो आपका लीकेज फ्लक्स से चलते जो आपका वोल्टेज बना भाई 30 वोल्ट, ये क्या हो गया, ये तो आपको टर्मिनल पे नहीं मिला ना, समझ रहे बात को, ये तो आपका वेस्ट हो गया एक तरीके से, समझ रहे, क्योंकि स्टेटर से रोटर तक या फिर कहिए प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, 80% ही एक तरीके से फ्लक्स लिंक किया है। और अगर हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सहारा लें, ये मान लेते हैं मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है, राइट, तो सीधी सी बात है लोड हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, सेकेंडरी पे लगाते हैं ना, ठीक है। तो समझिए, अगर 80% यहाँ पे फ्लक्स एक तरीके से यूजफुल लिंक किया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे मेरे को लोड पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 170 वोल्ट ही तो मिलेगा, या फिर 170 वोल्ट भी नहीं मिलेगा, 170 वोल्ट तो यहाँ पे E2 का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपका वाइंडिंग चलते क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, उसके चलते आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। अभी रिएक्टेंस को छोड़ दिए, समझिए रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे जब लोड लगाइए तो और वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको E2 मिला कितना, 170 वोल्ट। लेकिन वही अगर भाई पूरा पूरा लिंक करता है, यानी 100% लिंक करता, तो E2 कितना होता मेरा यहाँ पे एक तरीके से, ये सीधे सीधे आपका 200 वोल्ट होता, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लीकेज फ्लक्स के चलते, क्योंकि लीकेज फ्लक्स मेरा डी5/dt नेचर का है, तो ये खुद एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है। लेकिन ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड किया ना, ये कभी भी आपको टर्मिनल पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट में या फिर कहिए इस वाइंडिंग के क्रॉस जो E2 है यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या दिखाते हैं भाई कि ये जो 30 वोल्ट इस लीकेज फ्लक्स के चलते बना, ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, ड्रॉप हो गया है, ठीक है। यानी बनना चाहिए था मेरे को कितना, 200 वोल्ट, लेकिन बना कितना, सिर्फ और सिर्फ 170 वोल्ट। इसका मतलब क्या, 30 वोल्ट कहीं ना कहीं तो गायब हो गया, ठीक है। तो इस लीकेज फ्लक्स को अब हम लोग कैसे दिखाएंगे मशीन में, कि अभी जैसे मैंने तोड़ तोड़ के समझाया तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं 30 वोल्ट जो है आपका लीकेज फ्लक्स में चला गया। लेकिन भाई इसको जब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में दिखाएंगे, जैसे मान लेते ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर को इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में दिखाना होगा मुझे, तो सीधी सी बात है, जैसे ऐसे समझिए, देखिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं। समझिए, ये मान लेते हैं हम लोग का प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये मेरा कोर, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वाइंडिंग के चलते यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा दे रहा हूँ, इतना बस समझिए आप। तो यहाँ से जो भी हम लोगों ने इनपुट दिया भाई, ये इनपुट क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, राइट। तो अभी मतलब सिंपल है भाई कि ये जो 30 वोल्ट आपका जो ड्रॉप हो रहा है ना, इसको दिखाने के लिए हम लोग को यहाँ पे सीरीज़ में एक रिएक्टेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सीरीज़ में रिएक्टेंस दिखाने का मतलब क्या है कि अब, या फिर देखिए इस तरीके से तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि ये मान लेते मेरा सोर्स था, ठीक है। सोर्स कहने का मतलब E2 पे बात करते हैं, सीधे सीधे हम लोग सेकेंडरी साइड देखते हैं भाई, ठीक ना। तो E2 पे ध्यान समझिए, E2 पे मेरा कितना वोल्टेज बनना चाहिए था, 200 वोल्ट बनना चाहिए था, ठीक है। E2 यहाँ पे क्या एक तरीके से सोर्स की तरह काम कर रहा है, और AC सोर्स तो AC की तरह मैं दिखा दे रहा हूँ, E2, ठीक है। इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, आगे मैं रेजिस्टेंस दिखा दे रहा हूँ इस वाइंडिंग के चलते, ठीक है ना। और E2 मेरा कितना होना चाहिए था यहाँ पे, आइडियल केस में 200 वोल्ट, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे लोड लगाते, जब भी हम लोग यहाँ पे लोड लगाते भाई, तो यहाँ पे आपका करंट होता लोड के हिसाब से, जो भी करंट खींचता I इंटू यहाँ पे R2 मान लेते हैं, R2 ये ड्रॉप होता, उसके बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलता है। मान लेते हैं जो आपका I इंटू R2 ड्रॉप हुआ, ये मान लेते हैं 10 वोल्ट का हुआ, तो आपको टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 190 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोलिए, हाँ समझ रहे बात को। लेकिन मशीन के अंदर में ही अगर हम लोग आइडियल केस ना लेकर के चलें, तो मशीन के अंदर में ही क्या है आपका
लीकेज फ्लक्स हो चुका है ना, फ्लक्स आपका लीक कर चुका है। तो फ्लक्स लीक कर चुका है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कभी भी 200 वोल्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे मान लेते हैं 170 वोल्ट मिला, तो 170 वोल्ट में से आपका 10 वोल्ट तो ये रेजिस्टेंस के पास ड्रॉप चला गया, ठीक है। और आपका जो 30 वोल्ट और था, वो 30 वोल्ट तो और कहीं ना कहीं खत्म हुआ ना, कहाँ खत्म हुआ, लीकेज में खत्म हुआ। तो इसको आपको यहाँ पे रिएक्टेंस के थ्रू दिखाना पड़ता है भाई, ठीक है। यानी रिएक्टेंस में आप सीधे सीधे समझ रहे हैं कि ये एक तरीके से लीकेज फ्लक्स का एक तरीके से क्या है, मतलब लीकेज फ्लक्स को रिप्लेस करके हम लोगों ने रिएक्टेंस दिखाई। ये रिएक्टेंस में हम लोग का 30 वोल्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। और 30 वोल्ट यहाँ पे जब खत्म हो रहा है और 10 वोल्ट अगर आपका ये रेजिस्टेंस खा जा रहा है, तो सीधी सी बात है 40 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। तो आउटपुट में कितना मिलेगा, टोटल मेरा 200 वोल्ट था, तो 200 वोल्ट में से 30 वोल्ट जो है मेरा लीकेज फ्लक्स में चला गया, फिर कहिए जो रिएक्टेंस हम लोगों ने दिखाया लीकेज फ्लक्स के जगह पे, ठीक है, वो खा गया। और 10 वोल्ट मेरा एक तरीके से R2 खा गया, तो बचेगा कितना यहाँ पे, सीधे सीधे आपका 160 वोल्ट। ओके, तो इस चीज़ को समझिए कि मशीन के अंदर में लीकेज फ्लक्स के चलते जो ड्रॉप होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक सीरीज़ में रिएक्टेंस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहीं पे मान लेते हैं मैंने सीरीज़ में एक रिएक्टेंस लगा दिया भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा और यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू होगा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या मिलेगा, हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप ही तो मिलेगा, ठीक है। तो इस लीकेज रिएक्टेंस का इस तरीके से वैल्यू रखा जाता है कि जिस रिस्पेक्ट में आपका फ्लक्स लीक हो रहा है, ठीक है, जो भी आपका फ्लक्स लीकेज हुआ है और जो भी आप करंट खींच रहे हो उस बेसिस पे अपने आप ही क्या कर लेगा, ड्रॉप कर लेगा, ठीक है। उसका फिर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज खा जाएगा, उसके बाद फिर आपको टर्मिनल पे मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि मशीन के अंदर में आपका अलग से कोई रिएक्टेंस नहीं लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। बस हम लोग लीकेज फ्लक्स को यहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि भाई जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइएगा तो वहाँ पे दिखाना होगा ना इस चीज़ को। ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअल आपको बताया तोड़ तोड़ के, लेकिन आप सर्किट में कैसे बताइएगा कि इसके अंदर आपका लीकेज फ्लक्स के चलते भी आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज में कमी आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर रिएक्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाते हैं। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर में हमने यहाँ पे सीरीज में रिएक्टेंस दिखाते हैं, और क्योंकि दोनों तरफ आपका क्या है, एक तरीके से d∅dt नेचर का है और ये म्यूचुअल होता है, इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है, इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है, तो पूरा पूरा लिंक नहीं करेगा कभी भी, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और वही सेम चीज़ सिंक्रोनस मशीन में भी देख रहे हैं, या फिर कहिए ऐसी क्या बोलते हैं, आपका जो इंडक्शन मशीन है उसमें भी आपका ये होगा, ठीक है, कि कुछ फ्लक्स जो है आपका रोटर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको हम लोग सीधे सीधे लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके चलते हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, रिएक्टेंस दिखाना पड़ेगा वाइंडिंग के साथ सीरीज में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, जैसे यहाँ पे भाई रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप है, ठीक है, तो सीधी सी बात है एयर गैप यानी एयर में क्या होता है आपका परमेबिलिटी काफ़ी कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आयरन कोर के मुकाबले। आयरन कोर कहने का मतलब क्या, हम लोग ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में आप देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, एक कॉमन कोर पे बंधा हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है ट्रांसफॉर्मर में आपने कोर प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लीक नहीं करेगा, क्योंकि लो रिलेक्टेंस पाथ आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे तो सिंक्रोनस मशीन में भाई आपका एयर गैप होता है, ठीक है। तो एयर गैप है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर आपका फ्लक्स लिंकेज जो होगा ना वो ज़्यादा, मतलब समझिए, मतलब फ्लक्स ज़्यादा लीक करेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कह सकते हैं जो लीकेज फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एयर गैप के ऊपर, ठीक है। एयर गैप अगर ज़्यादा होगा तो लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, एयर गैप कम होगा तो आपका लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है, या फिर कहिए एयर गैप अगर आपका ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, और लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है आपका जो रिएक्टेंस होगा यहाँ पे एक्सेल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। यानी जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वाइंडिंग ये लीकेज फ्लक्स से चलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होता है, एयर गैप के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना। एयर गैप क्यों दे रहे हैं आप, एयर गैप देना हमारा मजबूरी है, क्योंकि ये रोटेटिंग मशीन है, रोटर स्टेटर के बीच में क्या होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए, ताकि ये क्या कर सके, फ्रीली रोटेट कर सकें। तो आई होप कि एक चीज़ समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ समझा कि मशीन के अंदर में, जैसे यहाँ पे डीसी मशीन को लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा भाई, ठीक है। ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पे मैं कम्यूटेटर नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट समझ इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो क्या है, एसी मशीन है, राइट। तो सीधी सी बात है इस कॉइल के चलते अपना एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उसको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे सर्किट डायग्राम में, तो ये मान लेते मेरा आर्मेचर है, आउटपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे ब्रश लगा रहे हैं, या फिर कहिए स्लिप रिंग लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी लगाना है। उसके बाद
हम लोग का ये वाइंडिंग हो गया जो कि फील्ड बना रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो इसमें समझिए इस कॉइल के चलते, इस मतलब वाइंडिंग के चलते मान लेते 1000 टर्न का सिंगल लूप है ये, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और क्योंकि हम लोग एसी पे सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटर सब लगाने हैं, सीधे एसी पे बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका भाई ये आर्मेचर हुआ, ठीक है, ये आपका फील्ड हुआ, तो इनके बीच में एयर गैप है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीली रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो 2D डायग्राम में इमेजिन कीजिए आपका क्या है, एयर गैप है। तो एयर गैप में अभी जस्ट बताया कि आपका फील्ड लाइन जो है इस कॉइल के साथ पूरा पूरा लिंक नहीं करता है, कुछ ना कुछ आपका क्या है एक तरीके से लीक कर जाएगा फ्लक्स, ठीक है। तो उससे चलते आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मशीन में यानी इस आर्मेचर के अंदर देखिए, यहाँ पे इस आर्मेचर के अंदर जो भी आपका जनरेटेड ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, मान लेते हैं 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट कभी भी आपको टर्मिनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाएगा ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस के चलते, यहाँ पे जो वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। उसके बाद क्योंकि अभी एसी पे काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है फ्लक्स लीक कर रहा है, तो चलते आपको रिएक्टेंस दिखाना पड़ता है, यहाँ पे ड्रॉप हुआ। उसके बाद आपका फर्दर, क्योंकि यहाँ पे दो फील्ड बन रहा है आपका, एक मेन फील्ड और एक आपका इसमें आपका करंट है, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं लोड लगाया हुआ आपने, तो सीधी सी बात इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, करंट आया, करंट के चलते इसका खुद का ही क्या बनेगा, आर्मेचर एमएमएफ बनेगा, फिर आर्मेचर एमएमएफ के चलते आर्मेचर फ्लक्स बनेगा। तो दो फील्ड जहाँ पे भी होता है, तो सीधी सी बात है इनके बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए हमेशा क्या होता है, फ्लक्स आपका डाउन ही होता है, ठीक है। तो ओवरऑल फ्लक्स आपका घट गया, ओवरऑल फ्लक्स घट गया, इसका मतलब क्या, ओवरऑल ईजी आपका घट जाएगा। यानी किसी भी अल्टरनेटर के अंदर, ठीक, यानी जनरेटर के अंदर आपका तीन तरीके से वोल्टेज इंटरनली ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस के चलते जो कि वाइंडिंग के चलते आ रहा है, रिएक्टेंस के चलते जो कि लीकेज फ्लक्स को दर्शाता है, और एक आपका आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाई, धीरे धीरे आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होते चला जाएगा। अब समझिए यहाँ पे जो मैंने आर्मेचर रिएक्शन को दिखाया ना, अब तो आपको समझ में आ रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन चलते ओवरऑल फ्लक्स घट जा रहा है, ओवरऑल घट रहा है फ्लक्स, इसका मतलब क्या, ओवरऑल ईजी भी घटेगा। तो भाई अब आर्मेचर रिएक्शन के चलते भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तब ना सर्किट डायग्राम में जैसे कोई नया आदमी है उसको थोड़ी ना पता है कि इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, तो जैसे आपने लीकेज फ्लक्स के चलते यहाँ पे रिएक्टेंस दिखाया ना सीरीज में, तो ये क्या बता रहा है कि आपका इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक हो रहा है, उसके चलते हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है एक तरीके से, राइट। तो आर्मेचर रिएक्शन भी तो यहाँ पे हो रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते भी ओवरऑल वोल्टेज घट रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस फीलिंग्स को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ एक तरीके से, तब आपको यहाँ पे मज़ा आएगा एक तरीके से मशीन को पढ़ने में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो लीकेज फ्लक्स जो होता है, या फिर कहिए जो आपने यहाँ पे रिएक्टेंस लगाया हुआ है ना, ये कोई वाइंडिंग में भाई अलग से नहीं लगाया होता है रिएक्टेंस, ठीक है, या फिर कहिए वाइंडिंग के अंदर रिएक्टेंस होता ही नहीं है, ठीक है। ये बस हम लोग लीकेज फ्लक्स के चलते यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का लीकेज फ्लक्स के चलते जो भी वोल्टेज घट चुका है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे नेटवर्क सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा तो उसमें ड्रॉप हो जाएगा ना, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं।